हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो महाभोज उपन्यास से लिया गया है। आगे के कुछ डिस्कशंस के अंतर्गत हम वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपीएससी ने उपन्यास के क्षेत्र से पूछे हैं हिंदी साहित्य में। ये जो क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 के अंतर्गत आया है। तो देखिए, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि राजनीतिक उपन्यास के रूप में महाभोज का विवेचन कीजिए। यानी आपको पहली जो बात है, जो पहली शर्त है वो ये है कि आपको महाभोज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिरकार मनु भंडारी जी ने, जिनका ये उपन्यास है, वह इसमें कहना क्या चाहती है। साथ ही साथ आपको कई सारे उदाहरण भी देने पड़ेंगे कि आखिरकार राजनीतिक विकृतियों को जो मनु भंडारी सामने लेकर आ रही है, जिन राजनीतिक समस्याओं को वह सामने लेकर आ रही है, उसे आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाना भी पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक कंसेप्ट डिस्कशन देखते हैं कि आखिरकार उपन्यास होते क्या है। देखिए, उपन्यास के निर्धारण में कुछ प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। आप जब भी कोई उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको जो उनका विश्लेषण करना पड़ेगा वो इन पैरामीटर्स पर या इन तत्वों के आधार पर किसी उपन्यास का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। तो देखिए, जो पहला तत्व है वह है कथानक। कथानक होता क्या है? देखिए, यदि आपने इंग्लिश में चीजें पढ़ी होगी, जैसे कि आप कोई फिल्मों की समीक्षा या समरी पढ़ते होंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता होगा तो उसमें उसे प्लॉट कहा जाता है। हिंदी में यदि आप समीक्षा पढ़ते होंगे किसी भी फिल्म की, तो क्योंकि जितने भी अखबार आते हैं उसमें कई बार फिल्मों की समीक्षा आती है, तो वहां पर कथानक का इस्तेमाल करता है समीक्षक। तो आप ये देख सकते हैं कि कथानक दरअसल स्टोरी लाइन कैसे चल रही है, प्लॉट कैसे चल रहा है, उसे कहा जाता है कथानक। कथानक की गति कैसी है, कथा का अनुपात कैसा है, संबंध निर्वाह किस तरीके से किए गए विविध कथाओं के अंतर्गत, क्योंकि एक उपन्यास में कई सारी स्टोरीज होती है। तो जो मेन स्टोरी होती है उसे आप कहते हैं आधिकारिक कथा, और जो विविध स्टोरीज अलग अलग उस मेन स्टोरी के आजू बाजू चलती है, इर्द गिर्द चलती है, उसे आप बोलते हैं प्रासंगिक कथा। तो इस आधिकारिक और प्रासंगिक कथाओं के मध्य किस प्रकार का संबंध निर्वाह किया गया है वो कथानक के अंतर्गत शामिल होता है। तो आपको ये चीज दर्शानी पड़ेगी कि कथानक किस प्रकार का है किसी भी एक उपन्यास में। देन जो दूसरा एलिमेंट होता है वो उद्देश्य, यानी कि जो उपन्यासकार है, जो लेखक है, वो किस उद्देश्य से उपन्यास लिख रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप मनु भंडारी जी के महाभोज को लेंगे तो मनु भंडारी जी का उद्देश्य ये है कि जितनी भी राजनीतिक समस्याएं वर्तमान समय में देश के अंतर्गत चल रही है उसे वह सामने लेकर आए अपने उपन्यास के माध्यम से। तो ये उद्देश्य उनका है। इसी तरीके से यदि गोदान को लेंगे तो वहां पर प्रेमचंद जी कृषक समस्याओं को दर्शाना चाहते हैं। तो उद्देश्य क्या है ये आपको दर्शाना पड़ेगा उपन्यास के तत्व लिखते हुए। देन जो थर्ड एलिमेंट होता है वो होता है चरित्र योजना। किस प्रकार के चरित्रों को शामिल किया गया है उपन्यास के अंतर्गत, क्या कहीं चरित्रों की भीड़ तो नहीं लगा दी गई है। चलिए, चरित्रों की यदि भीड़ भी लगाई है लेकिन यदि संबंध उनमें सही से स्थापित किए गए हैं तो वो बेहतर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप मैला आंचल के एग्जाम्पल को लेंगे तो मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लगभग 256 यानी कि 256 चरित्रों को शामिल किया है। लेकिन वहां पर ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि चरित्रों की भीड़ है, क्योंकि जिस प्रकार का संबंध स्थापित किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने वो बेहतरीन है। तो आपको ऐसा दर्शाना पड़ेगा कि चरित्र योजना की भीड़ तो नहीं लगाई है, या चरित्र है, जो पात्र है, वह कहीं लेखक के हाथों की कठपुतलियां तो नहीं बन गई है। तो ये चीज आपको दर्शानी पड़ेगी। देन जो चौथा तत्व है वो है भाषा शैली। कि भाषा शैली किस प्रकार की। उदाहरण के तौर पर यदि आप गोदान की बात करेंगे तो वहां पर प्रेमचंद जी हिंदुस्तानी शैली में पूरा का पूरा उपन्यास लिखते हैं। दिव्या उपन्यास की बात करेंगे जो एक प्रमुख उपन्यास आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस में है, तो यशपाल जी ने यहाँ पर क्या किया है कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ शैली का उपयोग किया भाषा के अंतर्गत। तो शुरुआत में आपको ये कठिन लगेगी जब आप पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही 10 या 20 पन्ने हो जाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कितनी आसान भाषा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो भाषा शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या इंपॉर्टेंस रखती है उपन्यास के अंतर्गत। देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है या अगला तत्व है वो है संवाद योजना। कि कैसे संवादों के माध्यम से उपन्यास है वो आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप महाभोज को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप नाटक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मनु भंडारी जी ने इतने बेहतरीन तरीके से संवाद योजना को लिखा है। गोदान में इस प्रकार की संवाद योजना नहीं आती, ना ही मैला आंचल में इस प्रकार की संवाद योजना है। लेकिन मनु भंडारी जी ने अपने इस उपन्यास महाभोज के अंतर्गत संवादों को इतनी बारीकी से लिखा है कि आपको लगता है कि जैसे आप एक नाटक पढ़ रहे हैं। देन जो नेक्स्ट तत्व है वो है देश काल वातावरण, यानी कि जो अगला प्रमुख एलिमेंट है वो है देश काल वातावरण। देखिए, कई बार उपन्यास के अंतर्गत आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है ये देश है, इस काल में ये उपन्यास लिखा गया है और ये वातावरण है। लेकिन कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जो ये दर्शाते नहीं है कि वो किस काल में लिखे जा रहे हैं या क्या वातावरण है, ताकि वो एक काल में सीमित ना हो, वो चिरकालिक हो जाए, यानी कि आने वाले कालों में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। उदाहरण के तौर पर आप गोदान के अंतर्गत ये बात समझ सकते हैं।
जो प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कहीं भी उपन्यास के अंतर्गत काल को दर्शाने की कोशिश नहीं की है। देश के नाम पर उन्होंने केवल एक शहर लखनऊ का जिक्र किया है और वो कुछ भी नहीं दर्शाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप उपन्यास पढ़ते तो आप उस उपन्यास को किसी काल में सीमित नहीं कर सकते। आपको लगता है कि वही समस्या वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। तो ऐसे में जो उपन्यास होता है वो महाकाव्यात्मक उपन्यास बन जाता है और वो उस प्रकार के उपन्यासों को बहुत ही बेहतरीन श्रेणी में रखा जाता है। गोदान उस प्रकार का एक उपन्यास है। तो ये कुछ प्रमुख तत्व है उपन्यास के। तो चलिए अब महाभोज को समझते हैं। तो देखिए, जो महाभोज उपन्यास है वो मनु भंडारी जी ने लिखा है, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको। और साथ ही साथ ये राजनीतिक समस्याओं से जुड़ा हुआ उपन्यास है, यानी कि राजनीति में किस प्रकार की समस्याएं हैं वह मनु भंडारी जी सामने लेकर आने की कोशिश करती हैं। तो आप प्लीज़ ये उपन्यास ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, यूपीएससी के पाठ्यक्रम में शामिल है और यूपीएससी अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो देखिए, जो डिस्कशन जो अब हम करने जा रहे हैं, कंसेप्ट डिस्कशन जो है वो प्रथम 50 पन्नों का है इस उपन्यास के अंतर्गत, कि आखिरकार प्रथम 50 पन्नों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो कहानी है, जो उपन्यास है, वो पूरा का पूरा सरोहा गांव के इर्द गिर्द घूमता है। और स्टार्टिंग में यह दिखाया जाता है कि जो बीसू है, बीसू एक, आप ये मान लीजिए 20 से 25 वर्ष का एक युवा है। लेखिका ने हालांकि इसकी उम्र नहीं बताई है, लेकिन एक युवा है जिसकी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी लाश पड़ी हुई है गांव के बाहर। तो यहाँ से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। देन दूसरे सीन में हम देखते हैं, देखिए लेखिका ने ऐसा कोई भी सीन्स नहीं डिवाइड किए, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए विविध सीन्स का निर्माण कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि कंसेप्ट है क्या इस उपन्यास का प्रथम 50 पन्नों में। तो नेक्स्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि दा साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, वो लखन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लखन एक पार्टी कार्यकर्ता है, दा साहब की पार्टी का ही कार्यकर्ता है। और वर्तमान समय में सरोहा और बीसू की जो मौत है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो रही है क्योंकि सरोहा में इलेक्शंस होने वाले हैं और लखन जो है वो सरोहा में खड़ा हो रहा है चुनाव के अंतर्गत। दा साहब की पार्टी ने लखन को टिकट दिया हुआ है और लखन को अब वर्तमान समय में ये चिंता है कि क्योंकि बीसू की मृत्यु हो गई है और लखन को यह भी पता है कि किसने उसकी मृत्यु करवाई है, जोरावर नाम के एक व्यक्ति ने उसकी मृत्यु करवाई है। तो लखन ये बोलता है दास साहब को कि कहीं हमें जनता का आक्रोश सहना ना पड़े। और दास साहब को ये भी लखन ये चीज़ बोलता है कि आपको जोरावर को समझाना पड़ेगा, जोरावर को मुट्ठी में बंद करना पड़ेगा, ताकि जोरावर जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है जो कि पार्टी के लिए हानिकारक हो सकती है वो कम हो। दास साहब उसे समझाते हैं। दास साहब जो प्रथम 50 पन्ने, आपको ऐसा लगेगा कि कितने शांत व्यक्ति हैं। चीफ मिनिस्टर को कुछ इसी प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, मुख्यमंत्री या राजनीतिज्ञ जिस प्रकार का दास साहब अपना चरित्र दर्शा रहे हैं प्रथम 50 पन्नों में, आपको लगेगा कि हाँ, इसी प्रकार का राजनीतिज्ञ दरअसल वास्तविक रूप में होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। दास साहब, जब आप आगे उपन्यास पढ़ेंगे, अगले पन्नों में उपन्यास जब आपका जाएगा, रीडिंग आप पूरी उपन्यास ही करेंगे, आपको समझ में आएगा कि दास साहब कितने चालाक है, कितने धूर्त व्यक्ति हैं। देन बात आती है सुकुल बाबू की। सुकुल बाबू देखिए विपक्ष पार्टी के नेता हैं। सुकुल बाबू के लिए भी ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जा रही है, जो सरोहा और बीसू, सरोहा के अंतर्गत जो बीसू की मृत्यु हुई है वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुकुल बाबू खुद सरोहा से चुनाव लड़ रहे हैं। लखन जो है वो दास साहब की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और जो सुकुल बाबू है वो विपक्ष पार्टी के नेता के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं सरोहा से। तो इसलिए सुकुल बाबू के लिए चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी प्रमुख हो जाती है। सुकुल बाबू जाकर रैली कर भी आए हैं सरोहा में और सुकुल बाबू ने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी जो है, उनकी राजनीतिक पार्टी, यदि वे सत्ता में आएंगे तो इसकी जांच पूरी तरीके से करवाएंगे। हालांकि सुकुल बाबू का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, वह बस इतना चाह रहे हैं कि वह जीत जाएं और वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। देन अब दास साहब की भी ये योजना है, दास साहब की पार्टी की भी योजना है कि उन्हें भी जाना चाहिए गाँव में, और गाँव में जाने से पहले वे घरेलू उद्योग योजना को लेकर आते हैं ताकि हर घर में उद्योग हो। वास्तविक रूप में उनकी कोई भी मंशा नहीं है, सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि ऐसी कोई उद्योग या कोई ऐसी कोई योजना चालू हो। बस वे इसलिए इस योजना का, आप कह सकते हैं, इस योजना को का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस योजना को लेकर आ रहे हैं ताकि जो असली मुद्दा है, बीसू का जो मुद्दा है, उससे लोगों का ध्यान हट सके। तो ये 50 पन्नों में, प्रथम जो 50 पन्ने उपन्यास के, उसका ये कंसेप्ट डिस्कशन है। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का प्रश्न इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। मनु भंडारी जी के इस उपन्यास, जो राजनीतिक उपन्यास है, उसका आपको विवेचन करना है कि कैसे इसमें मनु भंडारी जी ने विविध राजनीतिक समस्याओं को दर्शाया है। तो जो आप भूमिका लिखेंगे, आप ये बताएं कि मनु भंडारी जी का उद्देश्य यही है कि वह जो राजनीतिक विकृतियां हैं हमारे समाज के अंतर्गत, हमारी राजनीति में विशेषकर, उन्हें लेकर आना चाहती है। देन मुख्य भाग दर्शाइए। मुख्य भाग में बताइए कि
किस प्रकार की राजनीतिक समस्या मनु भंडारी जी इंगित कर रही है यहाँ पर। पहला राजनीतिक समस्या, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ जो राजनीति में पनपते हुए नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप दास साहब को उदाहरण दे सकते हैं, सुकुल बाबू को उदाहरण दे सकते हैं। देन आप बताइए कि जो अपराधीकरण की समस्या है, राजनीति और अपराधीकरण की जो सांठगांठ है, उसे मनु भंडारी जी लेकर आ रही है। जोरावर और दास साहब के मेल जोल के माध्यम से उसे सामने लेकर आते हुए नजर आती है। यहाँ पर तुलना करवाइए मैला आंचल से। आप बताइए कि मैला आंचल में भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने कुछ इसी प्रकार की चिंता दर्शाई है, जैसे कि कांग्रेस के अंतर्गत दुलारचंद काबरा जैसे जो अपराधी हैं उनका शामिल होना। यदि आप फ्रेशर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से तुलना हो रही है, मैला आंचल आखिरकार क्या है। मैला आंचल आपके ही पाठ्यक्रम में एक अन्य उपन्यास है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बस ये समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप ऐसे आंसर्स लिखते हैं, आपको तुलना करवानी पड़ती है विविध उपन्यासों से, विविध नाटकों से या कविताओं के माध्यम से भी, ताकि एग्जामिनर को यह समझ में आ सके कि आपको उपन्यास या आपको जो भी जिस भी जगह से प्रश्न पूछा गया है वो ठीक से समझ में आता है, आपने पूरे पाठ्यक्रम पर पकड़ बना के रखी हुई है। तो इससे तुलना करवानी जरूरी हो जाती है। तो मैला आंचल से इसलिए यहाँ पर तुलना करवाई जा रही है, क्योंकि मैला आंचल में भी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने यही कुछ समस्या सामने लेकर आई है। देन तीसरा आप बताइए, दल बदल की समस्या जो है मनु भंडारी जी सामने लेकर आती है। उदाहरण के तौर पर राव और चौधरी का उदाहरण दे दीजिए यहाँ पर, कि कैसे राव और चौधरी अपने हितों के लिए पार्टियों के अंतर्गत स्वयं का बदलाव करते हैं, पार्टियों को बदलते हैं। तो आप ये उदाहरण यहाँ पर समझा सकते हैं। देन चौथी बात जो मनु भंडारी जी सामने लेकर आ रही है वो है संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण, यानी कि किस तरीके से जो बीसू की मृत्यु है उसे दास साहब व साथ ही साथ सुकुल बाबू उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। उन्हें कोई भी मतलब नहीं है कि बीसू के हत्यारों को पकड़ा जाए, बस वे ये चाहते हैं कि जो सरोहा में आने वाले चुनाव है वह उनकी पार्टी उसे जीते, और इसी कारण से वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पुनः तुलना करवाइए नागार्जुन से। आप ये बता सकते हैं कि नागार्जुन ने भी किस प्रकार से, एक पंक्ति जो नागार्जुन ने लिखी है कि क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। यानी जनता ये नहीं चाह रही है कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी योजनाएं मिल जाए, या उन्हें राजनीतिक पार्टियों से भी कोई मतलब नहीं है, ना ही राजनीतिक विचारधाराओं से मतलब है। जनता को बस ये ज़रूरी है कि जो उनकी समस्या है वह हल होनी चाहिए। जबकि जो राजनीतिक पार्टियां, जो राजनीतिज्ञ है, वह जनता की इन समस्याओं को हल करना ही नहीं चाहते, वह चाहते हैं उनका राजनीतिकरण हो बस। तो आपको ये भी बात दर्शानी पड़ेगी कि मनु भंडारी जी इस चीज़ को भी सामने लेकर आ रही है। देन आप ये बताइए प्रशासकों पर भी दबाव किस प्रकार से बनाते हैं जो राजनीतिज्ञ होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर सक्सेना का उदाहरण दे सकते हैं, कैसे दास साहब सक्सेना पर दबाव बनाते हैं बीसू की मौत के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, उसकी जांच को लेकर, और जब सक्सेना दास साहब की बात नहीं मानते तो दास साहब उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दर्शाने पड़ेंगे, और इसके पश्चात केवल इतना ही लिखकर आपको एंड नहीं करना है। मुझे माफ़ कीजिएगा यदि आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो देखिए आपको केवल अपना जो आंसर है उसे यहीं पर एंड नहीं करना, आपको ये भी दर्शाना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों मनु भंडारी जी इन समस्याओं को सामने लेकर आ रही है। तो आप बताइए कि वर्तमान समय में भी किस तरीके से हमारी राजनीति के अंतर्गत यही समस्याएं नजर आती हैं, यही विकृतियां नजर आती हैं। उदाहरण के तौर पर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है कि जो 43% हमारे सांसद है वर्तमान समय में, उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आप ये चीज़ दर्शाइए यहाँ पर कि मनु भंडारी जी का जो ये उपन्यास है वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। और उसके पश्चात एक सदा हुआ निष्कर्ष लिख दीजिए कि जब इस प्रकार की राजनीतिक समस्याएं से हम निपटेंगे तभी राजनीति बेहतर तौर पर आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा और समाज प्रगतिशील बनेगा। तो ये कुछ प्रमुख डायमेंशंस आपको लिखने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या समस्याएं मनु भंडारी जी सामने लेकर आती हैं और वह वर्तमान समय में भी कैसे प्रासंगिक है। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।